बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फाइल 14 प्रिंसिपल्स। फाइल बेसिकली एक माइनिंग इंजीनियर था। इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैनेजमेंट के फंक्शंस में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए हेनरी फाइल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तुर्की इस्तांबुल में 1841 में पैदा हुए और उसके बाद किसी वजह से फ्रांस चले गए। वहीं पे इन्होंने काम किया और उधर ही इनकी डेथ हुई 1925 में। एक कंपनी जो तकरीबन खसारे में जा रही थी, फाइल ने उसमें कुछ प्रिंसिपल्स ऐड किए, प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। बाद में वो कंपनी एक लीडिंग कंपनी बन गई, उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की। और वो जो प्रिंसिपल्स इन्होंने अप्लाई किए वो प्रिंसिपल्स बाद में फाइल 14 प्रिंसिपल्स के नाम से फेमस हुए, आज भी बहुत फेमस हैं। इन्होंने एक बुक लिखी हुई है, उस बुक में ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी को डेवलप किया और इस थ्योरी के अंदर फाइल ने 14 प्रिंसिपल्स बताए और यही प्रिंसिपल फाइल 14 प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरह रन हो, उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो, तो ये वाले 14 प्रिंसिपल्स लाजमी तौर पर अप्लाई करने होंगे। इनके बगैर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर अंदाज में रन नहीं कर सकती। ये क्या है, ये प्रिंसिपल्स, इनमें क्या क्या बताया गया है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। नाम से ही लगता है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी डिवाइड करना, तकसीम करना, काम को डिवाइड करना। ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि काम किया जाता है और वो काम डिवाइड होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि तमाम काम मैं खुद हैंडल करूं, मैं सारे लोगों को खुद चेक करूं, तमाम जिम्मेदारी मेरी पास हो, तो वो आप सही अंदाज में किसी को चेक नहीं कर सकते, आप किसी से काम ले नहीं सकते, आप अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं कर सकते। उसका आसान तरीका ये है कि आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ काम दें, काम डिवाइड करके दें और उनको उनको जिम्मेदारियां भी डिवाइड करके दें। जब ऐसा करेंगे तो आप पूरे काम को नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं जिनको आपने काम दिया हुआ है, जिनको आपने जिम्मेदारियां दी हुई हैं। अगर इस तरह से होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर अंदाज में मैनेज भी होगी और रन भी करेगी। इसके बाद नंबर 2 है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी। जैसे स्कूल का हेडमास्टर है, वो एक अथॉरिटी है, स्कूल के मुतालिक जितने भी डिसीजन हैं वो खुद करता है। अगर उसके पास सिर्फ अथॉरिटी हो, वो रिस्पॉन्सिबल ना हो, तो स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स आसानी से अचीव नहीं हो सकते, बल्कि अचीव हो ही नहीं सकते। वो जो चाहे वो करे, जिस तरह के मर्जी फैसले करे कर ले, वो स्कूल के जो असल ऑब्जेक्टिव्स हैं, बच्चों की पढ़ाई है, रिजल्ट्स हैं, उनका रिस्पॉन्सिबल ना हो तो काम नहीं हो सकता। इसीलिए फाइल ने कहा कि जो भी डेजिग्नेशन है ऑर्गेनाइजेशन में उसकी अथॉरिटी हो और अथॉरिटी के साथ वो रिस्पॉन्सिबल भी हो कि मैंने जो काम किया, मैंने जो डिसीजन लिए, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इसके बाद नंबर 3 है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, चाहे वो आपका घर हो, आपका क्लासरूम हो, आपका ऑफिस हो, कहीं भी है, तो डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके घर में फर्ज करते हैं कि आपके घर में एक अलमारी है जहां आप कपड़े रखते हैं और एक और अलमारी है जहां आप जूते रखते हैं। अगर आप जूतों वाली अलमारी में कपड़े रखेंगे और कपड़ों वाली अलमारी में जूते रखेंगे तो आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, निज़ाम ही ख़राब हो जाएगा। जो कपड़े आप सुबह पहन के जाएंगे वो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। जूते ख़राब तो नहीं होंगे मगर जूतों की वजह से दूसरी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में आपने कौन से टाइम आना है, किस वक्त जाना है, ब्रेक का कौन सा टाइम है, आपके लंच का कौन सा टाइम है, आपने काम किस तरतीब से करना है, ये तमाम चीज़ें डिसिप्लिन में आती हैं और इन चीज़ों को एक तरतीब से करना बहुत ज़रूरी है और इसी तरतीब को डिसिप्लिन कहा जाता है। इसके बाद नंबर 4 है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि आपकी एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो आपको कमांड दे, जो आपको ऑर्डर्स दे। मुख्तलिफ जगहों से कमांड्स, मुख्तलिफ जगहों से ऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। मसलन अगर आप किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां मुख्तलिफ जगहों से ऑर्डर्स मिलते हैं, एक बंदा आपको बताता है कि आपने ये काम इस तरह से करना है, दूसरा कोई और तरीका बताता है, तीसरा कोई और तरीका बताता है, तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं कौन से बंदे की बात पर अमल करूं, कौन सा काम करूं या कौन सा काम ना करूं। अगर एक अथॉरिटी होगी, यूनिटी ऑफ कमांड होगी, तो आपको पता होगा कि मैंने सिर्फ इसी पर अमल करना है। आप बेहतर अंदाज में काम करेंगे और मैनेजमेंट भी बेहतर होगी। इसके बाद नंबर 5 है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल भी यूनिटी ऑफ कमांड से मिलता जुलता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स का सिर्फ और सिर्फ एक हेड होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए। और दूसरी बात ये
कि सिर्फ एक प्लान होना चाहिए, मल्टीपल प्लान नहीं होने चाहिए, और जिस पर वो सारे काम करें, एक डायरेक्शन में काम करें। अगर मल्टीपल प्लान होंगे तो समझ नहीं आएगी कि कौन से प्लान पर काम करें, कौन से प्लान पर काम ना करें। इसके बाद है सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट मातहत मुलाजम और इंडिविजुअल इंटरेस्ट कौन से इंटरेस्ट होते हैं? जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। जनरल इंटरेस्ट वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट होते हैं। फाइल के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट मतलब जनरल इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाए, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल इंटरेस्ट या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अहमियत ज्यादा दी जाए जनरल इंटरेस्ट से, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नंबर 7 है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन का मतलब है तनख्वाह, मुआवजा वगैरह। यहाँ फाइल ने एम्प्लॉय की सैलरी की बात की है, बोनस की बात की है, रिवार्ड की बात की है कि ये निज़ाम साफ शफाफ होना चाहिए, पेमेंट का निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डेजिग्नेशन के मुताबिक, उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक होना चाहिए, जिनका काम जितना अच्छा हो उसके मुताबिक उनको पेमेंट करनी चाहिए, बेहतरीन काम पर रिवार्ड देना चाहिए ताकि एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिले। इसके बाद आगे है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पर हमारा एक वीडियो लेक्चर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ एक अथॉरिटी के पास हो तो वो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी, सेंट्रलाइजेशन होगी। और इसी तरह अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल के अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए तो वो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी। फाइल के मुताबिक ना ही कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो सकती है और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो सकती है, बल्कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं वो सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए और छोटे डिसीजन डिसेंट्रलाइज्ड होने चाहिए। इसके बाद नंबर 9 है स्केलर चेन। प्रॉपर हायरार्की हो, पहले फिलां बंदा फिर फिलां। अगर एक ऐसा ना हो कि एक पीएन है तो जब उसका प्रमोशन हो उसको उठा के आप मैनेजर की जगह ले जाएं, बल्कि तमाम प्रमोशंस उसकी क्वालिफिकेशन उसके वर्क टाइप के मुताबिक हों। इसके बाद नंबर 10 है ऑर्डर, एवरीथिंग इज इन प्रॉपर सीक्वेंस। हर चीज एक ऑर्डर में होनी चाहिए, चीजें बिखरी नहीं होनी चाहिए, कबाड़ नहीं पड़ना चाहिए, चीजें तरतीब में होनी चाहिए। इक्विटी, नो डिस्क्रिमिनेशन। हर बंदे को उसके काम के मुताबिक देखा जाए, उसके डेजिग्नेशन के मुताबिक उसको ट्रीट किया जाए। इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जॉब सिक्योरिटी। किसी मुलाजिम को ये डर नहीं होना चाहिए कि क्या पता मुझे नेक्स्ट मंथ जॉब से फारिग कर दिया जाए, मुझे यहां से निकाल दिया जाए, बल्कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। किसी बड़े रीजन के बगैर किसी मुलाजिम को फारिग नहीं करना चाहिए। इनिशिएटिव अलाउ टू वर्क इन एन इनोवेटिव वे। एम्प्लॉय को इस बात की भी आज़ादी हो कि वो काम को किसी नए तरीके से, किसी जदीद तरीके से करें। इसके बाद है नंबर 14 जो लास्ट है स्पिरिट डी क्रॉप। ये किसी और जुबान का लफ्ज है, ये इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है। इसका मतलब है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स का आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर मैं नहीं आया तो आपने मेरी जगह काम करना है, या आप जल्दी फ्री हो गए तो आपने मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी है। इस तरह का आपस में ट्रस्ट भी होना चाहिए। ये फाइल 14 प्रिंसिपल्स थे। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।